हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इसके पहले वाली क्लास में रौलट एक्ट यानी कि रौलट सत्याग्रह पर चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें उसमें पढ़ रखी थी कि रौलट एक्ट का प्रावधान क्या था। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो रौलट एक्ट है इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। तो हम लोग बच्चों इसके आगे से ही हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आप सभी लोगों से मैं रोज़ यानी कि डेली एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के पहले जो भी क्लासेज हुई है आप उसको पहले देखिए, फिर इसको देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग और आगे चलेंगे और आज की क्लास में हम लोग और कुछ सीखने का यानी कि पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख रखे हैं कि गांधी जी ने प्रस्तावित रौलट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया। ये क्वेश्चन है, आपके किताब का ही क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान सा सवाल है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर दे रहे हैं कि ये सवाल कैसे यानी कि ये इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने प्रस्तावित रौलट एक्ट के विरुद्ध यानी कि रौलट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने कहा है, रौलट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। तो इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि ये जो रौलट एक्ट था, इस रौलट एक्ट का प्रावधान इतना कठोर था, यानी कि इसकी सिफारिशें इतनी कठोर थी, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार कर 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। और इस मुकदमे की सुनवाई के लिए ना वकील, ना अपील, ना दलील, अर्थात बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के मुकदमा चलाया जा सकता था। और इतना लिखने के बाद आज की जो क्लास है यानी कि रौलट एक्ट का विरोध, उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है रौलट एक्ट का विरोध, आप देख ही रहे हैं। तो अब चूँकि रौलट एक्ट यानी कि ये जो एक्ट था ये कानून बन गया, पारित हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया। जैसे अगर हम लोग देखें तो 24 फरवरी 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में बम्बई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, जब रौलट एक्ट यानी कि काला कानून बन गया, तो अब चूँकि ये कानून, इसकी सिफारिशें इतनी कठोर थी कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, तो इसीलिए हेडिंग डाला गया है रौलट एक्ट का विरोध। जब विरोध करना शुरू हो गया तो हुआ क्या कि 24 फरवरी 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में बम्बई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। और जब इस सभा का आयोजन किया गया तो इस सभा के अध्यक्ष कौन बनाया गया भाई? महात्मा गांधी। ये आपको दिख ही रहा है, अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बीजी हनीमैन थे। और सचिव की बात करें तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम था, एक शंकरलाल बैंकर थे, दूसरा डॉक्टर साल्वे थे और तीसरे व्यक्ति का नाम है उमर सुभानी। तो ये 3 व्यक्ति थे जो कि सचिव थे। अच्छा, एक और जानने वाली खास बात ये है कि यहीं पर सत्याग्रही नामक पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और आगे देखते हैं, जब यहाँ पर विरोध शुरू हुआ तो यहीं पर निर्णय लिया गया कि अगले साल यानी कि अगले 6 अप्रैल को पूरे भारत में रौलट एक्ट के विरुद्ध विरोध किया जाएगा। लेकिन रौलट एक्ट के विरोध की पहली तिथि 30 मार्च रखी गई। यानी कि जब ये मुंबई में आपका दिल्ली में आपका बैठक हुई, तो इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले साल, मतलब इस साल तो छोड़ ही दीजिए, अगले साल हम लोग 6 अप्रैल को पूरे भारत में इस कानून का विरोध करेंगे। ये बात हुई थी। ठीक है, पूरे भारत में विरोध करेंगे। लेकिन चूंकि इसके पहले एक डेट रख दी गई थी कि 6 अप्रैल नहीं बल्कि 30 मार्च को ही करेंगे, और बाद में इस डेट को बदल करके इसको कर दिया गया 6 अप्रैल। अच्छा, यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बन गई। कैसे कारण बनी भाई? देखिए
यहाँ पे और स्पष्ट किया गया है कि रौलट एक्ट का देशव्यापी विरोध, यानी कि पूरे देश में विरोध की जो तिथि थी, ये पहले जो डेट डिसाइड की गई थी, यानी कि निर्धारित की गई थी, वो पहले यानी कि पूर्व की जो तिथि थी वो थी 30 मार्च। अच्छा, ये समझना है। दूसरा, बाद में इस डेट को बदल दिया गया, यानी कि बाद की तिथि जो थी उसको रख दिया गया 6 अप्रैल। यानी कि अब ये हो गया कि देखिए भाई, 30 मार्च को ना विरोध करके हम लोग इस रौलट एक्ट का जो विरोध करेंगे ये वास्तव में करेंगे 6 अप्रैल को। तो ये डेट बदल दी गई, और जब डेट बदल दी गई तो कहा जाता है कि कुछ लोगों को पता चला और कुछ लोग को पता चला ही नहीं। कुछ लोग तो समझ रहे थे कि 30 मार्च को ही पूरे भारत में इस कानून के विरोध किया जाएगा। इसीलिए हुआ क्या कि इसी दिन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में, किसके? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 30 मार्च को दिल्ली में विरोध एवं लगान ना, यानी कि टैक्स ना देने का आंदोलन किया गया। अब देखिए, वही है कि कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। जिसको नहीं पता था, जिसको कोई जानकारी थी ही नहीं, उनको ये लगा कि 30 मार्च को ही विरोध करना है, इसीलिए कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। और कहा जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 30 मार्च को दिल्ली में विरोध एवं लगान ना देने का आंदोलन कर दिया गया। अच्छा, जब आंदोलन कर दिया गया तो आप खुद बताइए, अगर पूरे भारत में विरोध हुआ होता तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन ये पूरे भारत में विरोध हुआ ही नहीं, केवल स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में दिल्ली में ही विरोध हुआ। अब चूंकि एक ही जगह पे विरोध हुआ तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और अंग्रेज़ों ने आसानी से इस विरोध का या इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। लगान ना देने का आंदोलन किया गया, जिसमें 5 आंदोलनकारी मारे गए, यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, गोलियां चला दी, और जब गोलियां चला दी तो उसमें 5 आंदोलनकारी यानी कि 5 लोग मारे गए। अब देखिए, इसके आगे देखिए, जब 5 आंदोलनकारी मारे गए तो दिल्ली की जो घटना थी वो दिल्ली से, अब चूँकि दिल्ली में जब 5 लोग मार दिए गए, इनकी हत्या कर दी गई, तो कहा जाता है कि ये बात और जगह फैलेगी कि नहीं, बिल्कुल फैलेगी। और कहा जाता है कि जब इस आंदोलन में 5 आंदोलनकारी मारे गए इस घटना में, तो कहा जाता है तो दिल्ली की जो घटना थी वो दिल्ली से कहाँ पहुँच गई, यानी कि धीरे धीरे अब ये खबर फैल गई अमृतसर। अच्छा, अमृतसर यानी पंजाब। अमृतसर से ये खबर फैल गई कहाँ भाई, लाहौर। लाहौर का मतलब ये आज पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ फैल गई, और लाहौर से होते हुए ये जो खबर है पहुँच गई कहाँ, पाकिस्तान के मुल्तान पहुँच गई। अब लो देख ही रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से होते हुए मुल्तान तक ये खबर पहुँच गई। और यहीं तक सीमित नहीं रही, मुल्तान से खबर कहाँ पहुँच गई भाई, अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद तक ये खबर फैल गई। और जब ये खबर गुजरात के अहमदाबाद तक फैल गई तो कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई, कहा जाता है कि अहमदाबाद तक फैल गई। और इस पूरी घटना में सबसे अधिक पंजाब प्रभावित था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेड लाइट एरिया था वो आपका पंजाब था, सबसे अधिक पंजाब प्रभावित था, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के 2 नेता थे। ठीक, यहाँ पर पंजाब के 2 नेता थे। अब ये 2 नेता कौन थे, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम, यानी दूसरे व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, अब चूँकि ये जो थे ये पंजाब के 2 नेता थे और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा घटना घटी बड़े पैमाने पे, और कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पंजाब प्रभावित हुआ। और यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। इन्होंने क्या किया भाई, आगे देखते हैं। ये लोग थे और कहा जाता है कि इन दोनों लोगों ने, ये देखिए, इन दोनों लोगों ने पंजाब में हालत बहुत ख़राब हो गई, तो जब पंजाब की हालत बहुत ख़राब हो गई तो इन दोनों लोगों ने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि आप पंजाब आइए। कहाँ आइए, पंजाब आइए। ठीक, अब इन्होंने पंजाब महात्मा गांधी को क्यों बुलाया तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आप पंजाब आइए क्योंकि हो सकता है कि आपके आने से अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो दमन का कार्य किया जा रहा है हो सकता है रुक जाए, क्योंकि जानते हैं कि ये जो महात्मा गांधी थे इस समय तक भारत में बहुत बड़े नेता के रूप में हमारे सामने आ चुके थे, इनका बहुत बड़ा कद हो चुका था। तो इसीलिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि महात्मा गांधी को पंजाब आने के लिए
आमंत्रित किया यानी कि पंजाब बुलाया। और कहा जाता है कि अगर ये महात्मा गांधी हो सकता है कि पंजाब आएँ, तो जो सरकार हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, यानी कि लोगों के ऊपर जो जुल्म ढा रही है, उनको जो मार रही है, पीट रही है, और तो और उनको जो है जेल में जो बंद कर रही है, हो सकता है कि महात्मा गांधी के आने से ये कार्य उनका रुक जाए। और इसीलिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों ने महात्मा गांधी को पंजाब आने के लिए आमंत्रित किया। और आगे देखते हैं भाई, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मित्रों, ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है। अच्छी का मतलब पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपको मैं ईमानदारी से अच्छे से 100% पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सारे सवाल गारंटी के साथ आपके बन जाएंगे, बस आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ आप जानते हैं, फिर मैं वही बात दोहराने जा रहा हूँ कि आप पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो को, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और तो और आप लाइक कीजिए। और ये वीडियो डेली शाम को 6 बजे अपलोड किया जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। कहा जाता है दमन का कार्य रुक जाए, इसी क्रम में महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले। यानी कि इन लोगों ने महात्मा गांधी को जब पंजाब बुलाया तो ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी आने से मना कर दिए, नहीं, महात्मा गांधी पंजाब आए। देखिए लिखा भी है कि महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले। लेकिन अब समस्या, एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई भाई? महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले तो, लेकिन पंजाब पहुँच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए आगे लिखा है, चले और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा, यानी कि पहले हरियाणा आएंगे फिर पंजाब जाएंगे, तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार करके इनको बम्बई जेल भेज दिया गया। तो आप देखिए किस प्रकार से महात्मा गांधी पंजाब पहुंच भी नहीं पाए और रास्ते में ही अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, क्योंकि उन अंग्रेज़ों को पता था कि यदि महात्मा गांधी वहाँ पंजाब पहुँच गए तो वहाँ पर महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन के सामने अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ेगा। तो मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।